Hello. So this video is for the BLS LLB first year students. They have two books to study. The first one is the Law and Literature and second one is Lord Dennings. But today we will see a chapter called Murder from the Law and Literature book, chapter number 12 written by Arnold Bennett. So starting में Arnold Bennett बताते हैं कि बहुत सारे मर्डर्स होते हैं जिनके बारे में कभी पता भी नहीं चलता एंड समटाइम्स जो मर्डरर्स होते हैं उन वो कभी उनको सज़ा नहीं मिलती, वो बच जाते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता कि वो मर्डरर्स हैं। और समटाइम्स इट मे हैपन विद अस ऑल्सो कि हम उनसे हैंडशेक कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वी नेवर नो। कमिंग टू द स्टोरी, there are two men. They are around 35 years of age and they are walking on a seaside, named Lomax Harder and John Frantic. Lomax Harder has refined features. He has an enormous forehead, fair head, and a delicate and almost apologetic manner. He is very calm and he is very polite by looks. And he is looking like a poet, and he actually in reality वो poet ही है. On the other hand, John Frantic एक low browed, heavy chin, scowling, defiant ऐसे दिख रहे हैं, जो कि बहुत determined है, and he is looking like a gambler, and in reality he is a gambler, as well as he is an amateur boxer and also a deluder of women. So वो एक सी साइड पे चल रहे हैं, तो लोमैक्स हार्डर उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, पर जॉन फ्रैंटिक एकदम से रुक जाते हैं और एक शॉप के सामने आके खड़े होते हैं। तो वो शॉप का नाम है गॉन्टल गनस्मिथ। तो वो अंदर जाते हैं और लोमैक्स हार्डर को कहते हैं कि मैं अंदर जा रहा। तो उनके साथ साथ लोमैक्स हार्डर भी उसका पीछा करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं, उनके साथ जाते हैं। So after entering the shop, John Frantic sees the owner of the shop named Gordon Gunsmith, and this shop is all about selling guns, revolvers, rifles, anything related to firearms. And शॉपकीपर फ्रैंटिक को ग्रीट करते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे वो बोल रहे हो कि यू आर रियली एन इंटेलिजेंट मैन, जिसको ये समझ है ये शॉप में आने की, बिकॉज दिस इज रियली एन रिनाउंड शॉप। ऑल्सो राइटर ये शॉप के बारे में बताते हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ पे फायर आर्म्स खरीदने आते हैं, and everyone is really giving respect to Gordon Gunsmith, and उसको भी ऐसे लगता है कि there is no other gunsmith as renowned as him. So he is kind of uh, conceited. So Smith जॉन फ्रैंटिक को पूछते हैं कि आपको क्या खरीदना है। तो जॉन फ्रैंटिक बोलते हैं कि मुझे रिवॉल्वर खरीदनी है। तो गॉन्टल गनस्मिथ बोलते हैं कि आपको पता है रिवॉल्वर कैसे यूज करते हैं। तो जॉन फ्रैंटिक बोलते हैं कि कांट से दैट आई डू, मतलब उनको इतना कुछ पता नहीं है। तो उसके बाद गॉन्टल गनस्मिथ उसको वेबली मार्क 3 रिवॉल्वर दिखाते हैं, उसके फीचर्स के बारे में बताते हैं। तो जॉन फ्रैंटिक बोलते हैं कि ओके मैं ट्राई करना चाहूँगा।
पर उन्हें दिखता है कि जो रिवॉल्वर का बैरल है वो थोड़ा-सा स्क्रैच है। तो अ, मिस्टर गॉन्टिल को ये वो इग्नोर करना चाहते थे कि उनके रिवॉल्वर की कुछ मिस्टेक दिख रही है, पर वो नहीं कर सकते। तो फिर वो उसको दूसरी रिवॉल्वर दिखाते हैं और वो दोनों वो रिवॉल्वर को ट्राई करने के लिए उस सेलर में जाते हैं, जो कि जो ओरिजिनल शॉप है उसके पीछे एक रूम बिलो द ग्राउंड फ्लोर है ऑफ अ बिल्डिंग, जहाँ पे वो गन को ट्राई करके देख सकते हैं। तो नाउ लोमैक्स हार्डर जो है वो शॉप में अकेले है, जिस पे किसी ने ध्यान भी नहीं दिया है। एंड जो यहाँ वहाँ देखते हैं और वो फाइनली जो रिवॉल्वर थी, जो स्क्रैच रिवॉल्वर थी, वो लोमैक्स हार्डर देखते हैं और अचानक से पीछे के दरवाजे से आवाज आती है, जहाँ से जॉन फ्रैंटिंग एंड गॉन्टल गनस्मिथ आ रहे होते हैं। पर वो जो सडन आवाज से लोमैक्स हार्डर शॉक हो जाते हैं और उनके हाथ से वो जो रिवॉल्वर है उनके पॉकेट में गिर जाती है। शॉप में वापस आने के बाद जॉन फ्रैंटिंग वो रिवॉल्वर खरीद लेते हैं और पेमेंट करके चले जाते हैं। एंड नाउ जो शॉपकीपर है गॉन्टल गनस्मिथ, उनकी नजर पड़ती है लोमैक्स हार्डर पे। वो उनको पूछते हैं कि भाई साहब आपको क्या चाहिए। तो लोमैक्स हार्डर पहले से घबराए हुए होते हैं क्योंकि उनके पॉकेट में रिवॉल्वर है। एंड तो वो घबराते घबराते स्टैमरिंगली बोलते हैं कि मुझे फॉइल्स चाहिए। एंड गॉन्टल गनस्मिथ इज लाइक फॉइल्स, बिकॉज ही ऐसे वो ऐसे बोलते हैं जैसे तुम्हें क्या मैं फॉइल्स बेचने वाला लगता हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि मैं गॉन्टल गनस्मिथ फॉइल्स बेचेगा। एंड थोड़ी देर के बाद वो लोमैक्स हार्डर उनको अपोलोजाइज करके निकल जाते हैं और उनको बुरा भी लगता है कि उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चोरी की है, जो कि वो नहीं करना चाहते थे। तो वो बोलते हैं कि मैं उसको बाद में बता दूंगा। फिर बोलते नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो मैं उसको एनोनिमस पोस्टल ऑर्डर्स भेज दूंगा, कुछ तो मैं करूंगा क्योंकि आई नो इट इज रॉन्ग। उसके बाद वो देखते हैं जॉन फ्रैंटिंग को, जो कि बेलव्यू होटल में जा रहे हैं। तो वो कंटिन्यू करते उसका पीछा करना, क्योंकि उन्हें उससे कुछ बताना है। तो जॉन फ्रैंटिंग बेलव्यू होटल में जाते हैं, वहाँ के लाउंज में बैठते हैं और उसके बाद वो लाउंज के पीछे जो एक लॉन्ग पैसेज है उधर वो चले जाते हैं। तो लोमैक्स हार्डर भी उसके पीछे पीछे जाता है। तो जो लॉन्ग पैसेज चलने के बाद उधर एक बिलियर्ड रूम होता है। You all must be knowing the billiard game. तो वो रूम में जॉन फ्रैंटिंग चले जाते हैं और वो एक सिगरेट होती है ना, वो उसको लीड करने के लिए झुक जाते हैं, क्योंकि उसके पास में एक फायर प्लेस भी रहता है। तो उसके फायर से वो सिगरेट जलाने की कोशिश करते हैं और उन्हें दिखता है कि लोमैक्स हार्डर उनके सामने है। तो वो उसको बोलते हैं कि तुम अभी भी मेरा पीछा कर रहे हो। तो लोमैक्स हार्डर बोलते हैं कि मैं स्पेशली तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें ये सब कुछ पहले बताने वाला था, बट तुम सुनना ही नहीं चाहते थे। जब मैं होटल में आ रहा था तुम बाहर चले गए, तुमने स्ट्रीट पे भी बात नहीं की। पर मुझे तुमसे बात करनी ही पड़ेगी, कुछ चीजें मुझे तुम्हें बतानी है। और ये सब वो एकदम कामली बोलते हैं। ये सुनने के बाद जॉन फ्रैंटिंग लोमैक्स हार्डर को बोलते हैं कि अब जो भी बोलना है मैं बोलूंगा, क्योंकि तुम मुझे कुछ बता ही नहीं सकते जो मुझे पता नहीं है। मुझे ये पता है कि मेरी वाइफ
एमिली, उसने कोपेनहेगन जाने के लिए टिकट बुक की है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे लिए कोपेनहेगन जो प्लेस है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं ये दोनों चीज़ें कनेक्ट नहीं कर रहा बट मुझे इतना मालूम है कि एमिली कुछ दिनों से तुम उससे उसे तुमसे कुछ दिनों से ज़्यादा ही लगाव है और मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई नो कि उसे मेरी उसे दी हुई ट्रीटमेंट पसंद नहीं है, बट ये सब उसके और मेरे बीच का मामला है। ये तुम्हें कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है। उसको अगर लगता है कि तो वो मुझे डिवोर्स दे सकती है। आई एम नॉट श्योर कि उसे डिवोर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट शी हैज़ दैट ऑप्शन। बट अंटिल देन वो अभी भी मेरी वाइफ है and she had some duties and responsibilities towards me because I am her husband. एंड देन जॉन फ्रैंटिंग बोलते हैं कि अगर भले ही मैं दुनिया का सबसे बुरा हस्बैंड हूँ तभी भी मैं उसका हस्बैंड हूँ। वो ऐसे बोलते हैं कि उसको पता था कि मैं यहाँ हूँ, तो मुझे कुछ डाउट नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। And then he opens a letter from his pocket and he reads कि जो एमिली ने उन्हें भेजा हुआ होता है जॉन फ्रैंटिंग को कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तुम बोलते हो कि यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ मी, बट वो जो तरीका है फॉन्डनेस दिखाने का वो बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग है एंड ये अब मैं ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने तुम्हें पहले भी बहुत चांसेस दिए हैं, बट दिस इज़ द एंड। और ये लेटर पढ़ने के बाद फ्रैंटिंग उस लेटर को फाड़ देते हैं। आधा लेटर वो फ्लोर पे फेंक देते हैं और आधे लेटर को वो सिगरेट जलाने के लिए यूज करते हैं। और जॉन फ्रैंटिंग आगे बोलते हैं कि मैं उसे डिवोर्स दे ही नहीं सकता बिकॉज शी हैज मनी एंड आई डोंट, एंड मैं उसके पैसे पे जी रहा हूँ, तो मेरे लिए इट्स इम्पॉसिबल टू डिवोर्स हर। बट दिस इज नॉट द मेन रीजन कि मैं उसको डिवोर्स नहीं दे रहा। तुमने ये सुना होगा कि मैं उसको हमेशा बोलता हूँ कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ यू, सो मे बी आई कैंट लिव विदाउट हर। सो ये रीजन होगा, ऐसे तुम्हें लग रहा होगा, बट दैट इज नॉट द रीजन एज वेल। तो फिर क्या रीजन है? द मेन रीजन इज दैट कि वो मेरी वाइफ है और अगर वाइफ के हिसाब से सारी चीजें नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिवोर्स करे। ये बोलने के बाद जॉन फ्रैंटिंग उनके ओवरकोट पॉकेट में से रिवॉल्वर निकालते हैं और लोमैक्स हार्डर को दिखाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आई एम नॉट थ्रेटनिंग यू, ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर एमिली मेरी वाइफ उसने मुझे छोड़ा तुम्हारे लिए, किसी और के लिए या किसी और के लिए, मतलब किसी के लिए भी नहीं, पर अगर उसने मुझे छोड़ा तो मैं उसे कहीं से भी ढूंढ के उसको ये रिवॉल्वर से शॉट कर दूंगा, उसे किल कर दूंगा। एंड वो रिवॉल्वर उनके पॉकेट में रख देते हैं। लोमैक्स हार्टर को से ये समझ में आता है कि अगर एमिली ने उनको डिवोर्स देने का सोचा भी तो शी इज अ डेड वुमन, उसे कोई नहीं बचा सकता क्योंकि जॉन फ्रैंटिंग इज हैज अनमिस्टेकेबल ग्रेट। वो बहुत करेजियस है और वो कॉन्सिक्वेंसेस को देख के अपना डिसीजन चेंज करने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। बट लोमैक्स हार्डर को ये भी पता है कि एमिली ने अभी डिसाइड कर लिया है, तो अभी कुछ भी हो जाए एमिली जॉन फ्रैंटिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगी। तो इसी बीचों बीच लोमैक्स हार्डर जॉन फ्रैंटिंग की तरफ जाते हैं और उनके पॉकेट में से रिवॉल्वर निकालते हैं, लोमैक्स हार्डर की पॉकेट में से, एंड he pulled the trigger and shot the John Franting and he was dead. After shooting John Franting, Lomax Harder घबरा जाते हैं।
उन्हें उन्हें पनिशमेंट से मरना तो नहीं है, पर उन्हें एमिली की भी चिंता है। उन्हें उसे इस पूरे वर्ल्ड में अकेले छोड़ के नहीं जाना है। और ये सब में वो फाइनली विंडो से एस्केप करते हैं। बट उनके दिमाग में एक सेकंड थॉट आता है कि लोगों को परप्लेक्स करने के लिए मैं फिर से उस लॉन्च में जाऊंगा एक स्ट्रेंजर बन के, और देखूंगा कि चल क्या रहा है। So he goes again into that Bellevue hotel from the entrance door and वहाँ पे एक हॉल पार्टर रहता है जो कि पहले एंट्री करते समय नहीं था। उस टाइम कोई भी नहीं था, बट इस टाइम वो हॉल पार्टर वहाँ पे रहता है और वो लोमैक्स हार्डर उनको रूम के बारे में पूछते हैं। तो वो बताता है कि जो हाउसकीपर है वो अभी बाहर गई है, मैनेजर जो अभी लंदन में है, एंड आप थोड़ा वेट करिए हाउसकीपर आने तक। तो तब तक लोमैक्स हार्डर बोलते हैं कि तब तक मैं एक कॉकटेल लूंगा ब्रॉन्क्स, एंड वो एकदम साइलेंटली लाउंज में बैठते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो कॉकटेल पीने के बाद उसकी पेमेंट करने के बाद बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे थोड़े से काम है। और वो उधर से एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद लोमैक्स हार्डर पोर्ट ऑफ कॉनकेट में जाते हैं। उधर के सी में वो अपने ओवरकोट पॉकेट में से रिवॉल्वर निकाल के फेंक देते हैं। तब नाइट टाइम रहता है। लोमैक्स हार्डर को ऐसे लगता है कि उन्होंने राइट ही एक्ट किया है, क्योंकि एनीवे एमिली को वो जॉन फ्रैंटिंग मार ही देता। तो एमिली की बजाय जॉन फ्रैंटिंग को अगर किल किया है तो मैंने सही काम किया है। उसके बाद वो हार्बर फ्रंट की तरफ जाते हैं और उधर टैक्सी से वो स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। हार्डवे स्टेशन के लिए रवाना हो जाते हैं। पूरी जर्नी में वो घबराए हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि मे बी द डिटेक्टिव्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे स्टेशन पे, नेक्स्ट स्टेशन पे, या फिर अब तक पता चल गया होगा कि क्या हुआ है, मे बी पता चल गया होगा। ये सारे ख्याल उनके दिमाग में पूरे 2 आवर्स जर्नी में कंटिन्यूअसली चालू रहते हैं। स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो एमिली के लिए सर्च करते हैं और फाइनली उन्हें वो दिख जाती है, बट वो उसे कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बोलूँगा भी क्या, इसके लिए वो झूठ बोलते हैं, उसे कुछ नहीं बताते। यहाँ पे क्राइम सीन पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है और उसके डिटेक्टिव सर्जेंट है। वो एग्जामिनेशन कर रहे हैं और एक चेयर वुमेन है। चेयर वुमेन मतलब अ वुमेन एम्प्लॉयर एज अ क्लीनर इन अ हाउस और एन ऑफिस। सो वो एग्जिट कर रही होती है वो रूम में से। उधर से आते हैं डॉक्टर ऑस्टिन बॉन्ड। एक्चुअली डॉक्टर ऑस्टिन बॉन्ड को बुलाया नहीं गया रहता, बुलाया होता है डॉक्टर फर्निवल को, पर डॉक्टर फर्निवल को कुछ काम रहता है इम्पोर्टेंट, इसलिए वो डॉक्टर ऑस्टिन बॉन्ड को भेज देते हैं। डॉक्टर ऑस्टिन बॉन्ड जो रहते हैं वो एक एमेच्योर डिटेक्टिव रहते हैं, मतलब उनका वो प्रोफेशनल डिटेक्टिव नहीं रहते, तभी भी वो बहुत फेमस रहते हैं और उन्होंने बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व की रहती है, जैसे कि द येलो हैट, 3 टाउन्स, 3 फीदर्स, गोल्ड स्पून एक्सेट्रा। एंड जो सुपरिटेंडेंट रहता है उनको उससे मतलब ऐसे रहे, उनको
ऐसे फील होता है कि इन्हें बुलाया नहीं गया, तो ये क्यों आए हैं। एंड डॉक्टर ऑस्टिन बॉन्ड की जो पर्सनैलिटी रहती है, उनका जो बिहेवियर रहता है, वो उससे सामने वाले जो डिटेक्टिव है या फिर पर्सन है, उनको फूलिश लगता है खुद को। ऐसे फील होता है कि इनके सामने हम कुछ भी नहीं है। पर एज डॉक्टर ऑस्टिन बॉन्ड, जो उनकी फ्रेंडशिप रहती है स्कॉटलैंड यार्ड के जो हेड रहते हैं, उनसे अच्छी फ्रेंडशिप रहती है, इसलिए सब लोग उनसे पोलाइटली ही बात करते हैं। थोड़ी सी एग्जामिनेशन करने के बाद ये पता चलता है कि जिसने भी मर्डर किया है वो एक टॉल पर्सन होगा, एंड उसने ब्लू सूट पहना होगा, और वो विंडो से वो आया एंड गया होगा, और उसके बूट में मिडल सोल में एक होल होगा, एंड उसके 3 फिंगर्स होंगे लेफ्ट हैंड में। तो ये सारा शक जाता है चेयरवुमन की तरफ, क्योंकि उसके भी 3 फिंगर्स ही रहते हैं, एंड ऑल्सो उसने जो स्कर्ट पहनी होती है वो ब्लू कलर की होती है, जो कि फटी हुई होती है, एंड उसके जो फिंगरप्रिंट्स है वो विंडो पे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उससे मैच कर रही होती है। बट एज शी इज अ क्लीनर, एज शी द चेयर वुमेन इज अ क्लीनर देयर, उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे ही उधर। ये सारे सबूत होने के बावजूद डॉक्टर ऑस्टिन बोलते हैं कि ये प्योर कोइंसिडेंस है, एंड जो मर्डरर है वो ये रूम में ही है। तो सुपरिटेंडेंट एंड सर्जेंट इधर उधर देखने लगते हैं कि कहाँ पे, एंड डॉक्टर ऑस्टिन बोलते हैं कि ये जो कॉप्स है, ये डेड बॉडी है, दिस इज द मर्डरर एंड दिस इज नॉट अ मर्डर बट अ सुइसाइड। ये बोलने के बाद, ये सुनने के बाद, जो सुपरिटेंडेंट है वो डॉक्टर ऑस्टिन को बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो रिवॉल्वर कहाँ पे है, रिवॉल्वर तो दिख ही नहीं रही। तो डॉक्टर ऑस्टिन बोलते हैं, डॉक्टर ऑस्टिन बॉन्ड बोलते हैं कि उसके लेफ्ट जॉन फ्रंटिंग, दैट इज अ डेड बॉडी ना, दैट इज द कॉर्प्स, उसके लेफ्ट साइड के पॉकेट में, ओवरकोट के पॉकेट में देखो जरा, एंड उसमें से एक रिवॉल्वर निकलती है, एंड डॉक्टर ऑस्टिन बोलते हैं कि रिवॉल्वर से खुद को शॉट करने के बाद उनके हाथ वीक हो गए होंगे, और उसकी वजह से जो रिवॉल्वर है उनके ओवरकोट में गिर गई होगी। ये सुनने के बाद सुपरिटेंडेंट फिर से उसको सवाल पूछते हैं, डॉक्टर ऑस्टिन को, कि क्या उन्होंने लेफ्ट हैंड से रिवॉल्वर को शॉट किया है। तो डॉक्टर ऑस्टिन बोलते हैं यस, बिकॉज ही वॉज अ लेफ्ट हैंडेड पर्सन। वो जब बॉक्सर भी था तो वो अपने अपोनेंट को परप्लेक्स करता था लेफ्ट हैंड से शूट करके, एंड अल्टीमेटली पूरे एग्जामिनेशन करने का रिजल्ट ये आता है कि जो मर्डर है वो मर्डर है ही नहीं, वो सुसाइड है, एंड दैट इज अ कंप्लीट सुसाइड केस। आफ्टर फ्यू डेज ये न्यूज़पेपर में भी प्रिंट होता है, जो इन्वेस्टिगेशन हुई रहती है, और जूरी का जो वर्डिक्ट है कि ये सुसाइड है वो भी उधर प्रिंट हुआ रहता है, एंड एमिली को भी लगता है कि ये जॉन फ्रंटिंग ने सुसाइड की है, एंड शी थिंक्स दैट उसको उधर जाना चाहिए, मॉर्निंग क्लॉथ ब्लैक क्लॉथ लेके वो फ्लैट को जाने के बारे में सोचती है, एंड लोमैक्स हार्डर उसको रोते हुए देखते हैं, और वो बोलते हैं कि थोड़े दिनों के बाद उसको अच्छा लगने लगेगा, एंड जो भी मैंने किया वो मुझे करना ही पड़ा, एंड ये सीक्रेट मैं खुद तक ही रखूंगा।
and that is the end.